घर में कौन सी योजना का फायदा मिल रहा है, और सीधे यही बात का अच्छा बताओ दे कौन सा। और कांग्रेस का नगर निगम बन गया तो ये ढंग से देंगे क्या, ये बताओ। इतने ही भरा गया ढंग से समझा दिया तो विकास अपनी जगह, जब पेट ही अपन भर रहे हैं, जिंदगी की गाड़ी अपन चला रहे हैं, लोगों की जिंदगी बेहतर अपन बना रहे हैं, शादी से लेकर तीर्थ दर्शन तक अपन करवा रहे हैं, तो काहे को दूसरे को बोलते हैं। और इसलिए ये बात समझानी है, जो पार्षद के उम्मीदवार है उनको भी समझानी है, जो चुनाव लड़ाने वाली बूथ की टीम है उनको भी समझानी है। मैं सच कहता हूं, ये काम आपने कर लिया तो ठीक है। निकाय चुनाव में ये तैयारी जनता के बीच जाने से पहले की है। मुख्यमंत्री मेयर और पार्षद उम्मीदवारों को जहां जीत की टिप्स दे रहे हैं, तो उम्मीदवारों से ये भी जानना चाह रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, कैसे जनता के सामने सरकार के कामों का प्रेजेंटेशन देंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी का फोकस नाराज नेताओं को भी किसी भी हाल में मनाने पर भी है। हालांकि बागियों पर बीजेपी का कहना है कि कुछ को मना लिया गया है और बाकी भी मान जाएंगे। सारे सब, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, समन्वय के आधार पर सभी कार्यकर्ता मानते हैं। 99% कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वापस लेकर के जो बचे हैं उनको भी हम जल्दी ही तैयार कर लेंगे। निकाय चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी उम्मीदवारों के साथ बैठक कर दो टूक कहा कि रूठों को मनाएं और जरूरत पड़े तो पैर पकड़कर साथ लाएं। कमलनाथ जी ने महत्वपूर्ण बात ये बोली है कि जो साथी हमारे जिनको हम टिकट नहीं दे पाए वो भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, और मुझे उनको टिकट नहीं दे पाने का दुख है, क्योंकि उन्होंने भी पूरे समय कांग्रेस का झंडा उठाया है। तो आप उन सभी साथियों को साथ में लेके प्रचार करें और प्रयास करें कि वो आपके साथ पूरे वार्ड में घूमें, क्योंकि आपकी पहचान उन्हीं लोगों की वजह से है। इस बार दोनों ही पार्टियों में बागियों को लेकर तेवर कुछ नरम दिख रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे भी नाराज नेताओं को मनाना चाहती है। जाहिर है दोनों ही दल ये बखूबी समझते हैं कि नेताओं की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी प्रचार के साथ मान मनोबल का दौर भी दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मनाने में जुटे माननीय। ये भी एक बड़ी अहम प्रक्रिया है। जैसे शादी ब्याह में होता है कि फूफा जी, जीजा जी, जो इस तरह के बहुत ही सम्माननीय माननीय होते हैं शादी में, जब वो नाराज़ हो जाते हैं, या होना ज़रूरी भी है, नहीं तो वो रस्म ही ठीक तरीके से पूरी नहीं होती। और उसके बाद फिर जब वो अपने ख़ास अंदाज में कहते हैं कि चलो भाई, उनको चाची को बोलो चलें, अब यहाँ रहने का मतलब नहीं है, अब कछु नहीं होने देते, चलो भैया अपन चल रहे, अब नहीं कोई सम्मान मान नहीं है, हम आओ क्या करेंगे इतने बैठ के। इतनी बात हुई नहीं कि फिर एक हुजूम उमड़ पड़ता है, अरे कैसा हो गया, नहीं तो खाने के लिए बैठे, कोई खाने नहीं पूछ रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा। फिर मान मनोबल के बाद वो तैयारी कर दी जाती है, उसके बाद नेग वेग जो रहता है वो भी कर दिया जाता है और भविष्य के लिए आश्वासन भी दे दिया जाता है। तो फिर फूफा जी, जीजा जी, जो थोड़ा बहुत मुंह फूला रहता है या कई बार खासा फूला रहता है, वो तो कहते हैं भैया अब ऐसा है, परंपरा है, बैठेंगे अपन। लेकिन चुनाव की भी प्रक्रिया में अगर आप देखें तो कुछ कुछ यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाती है। पहले थोड़ा सा धमकाया जाता है, ख़ासतौर से जब तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता है और आपने अपना नॉमिनेशन बिना अधिकृत फॉर्म के फाइल किया हुआ है, तो आपको हर तरीके से साम दंड भेद सब तरीके से आपसे कहा जाता है कि ले लीजिए वापस। और उसके बाद फिर मान मनोबल, क्योंकि असली पिक्चर जो शुरू होती है वो उसके बाद शुरू होती है। क्योंकि जिसको आप और हम राजनीति की भाषा में कहते हैं भितरघात, एक ऐसी घात जो भीतर से की जाती है, यानी ऊपर नहीं दिखती है, लेकिन अंदर अंदर देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर। तो इस भीतरघात को रोकने के लिए मान मनोबल की प्रक्रिया होती है। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब चीज़ें याद दिलाई जाती हैं कि आप तो इतने महत्वपूर्ण हैं, माननीय हैं। और दोनों ही पार्टियों में अब इसका दौर है। पहले ज़रूर कहा गया कि आपको अगर नहीं किया तो दंडक की कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन अब कांग्रेस से भी स्वर यही है कि भैया कैसे भी आपको ज़रूरत लगे तो कथित रूप से पैर भी पकड़ लो, आप काम हो जाएगा। और बीजेपी में भी यही बात है, क्योंकि अब ये जो समय है 13 जुलाई के पहले का, 6 और 13 दो डेट्स हैं जब मतदान है, और उसके पहले सिविक बॉडी इलेक्शंस में
यही वो समय है जब आप उन नाराज़ लोगों को अगर मनाने में कामयाब हो गए तो आपकी जीत की राह में जो बाधाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं संगीता शर्मा, जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग की, स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत स्वागत है। और नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी की युवा नेता हैं, काफ़ी सक्रियता से दोनों युवा नेता अपने दायित्व को निभाते हैं। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी। 3 दशकों का आपका भी अनुभव है चुनावी राजनीति को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, किस तरह आप देखते हैं कि ये जो रूठों को मनाने की प्रक्रिया है, पहले साम दंड भेद और उसके बाद उनको हर दृष्टि से मनाया जाता है, जो पार्टी जितना कामयाब होगी वो उतना मजबूती से आगे बढ़ेगी, क्या कहेंगे? जी शरद जी, जो आपने शुरुआत में बात कही, मुझे लगता है कि आपने लगभग पूरी बात कह दी। वो शादी ब्याह में फूफा जी या जीजा जी के उठने और वो बात, मुझे लगता है ये किसी पार्टी या किसी एक दल विशेष की समस्या नहीं है, एक मानवीय स्वभाव है ना। और इसीलिए ये दिक्कत बीजेपी में भी है। क्या कार्यकर्ता को लगता है कि हमारी वजह से ये विधायक बना, ये सांसद बना और आज हमें ही अनदेखा किया जा रहा है। और जिन लोगों ने देखा कि जो 5-5 बार के पार्षद रहे हैं और उनका टिकट जब कटता है तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रोश सामने आता है। और खंडवा में भी मैंने यही देखा, लगभग दोनों पार्टियों में यही सीन था। और जो दृश्य खंडवा का है या पूरे प्रदेश का लगभग एक जैसा है। हर जगह पहले बागी करते हैं, बार्गेनिंग होती है, जैसा आपने कहा कि आश्वासन भविष्य का कि चलिए ठीक है, हमें पार्षद नहीं तो एल्डरमैन के लिए तय कर दीजिए या कहीं और, इस तरह की चीज़ें होती हैं और पार्टियों के लिए भी ज़रूरी होता है। और फिर एक प्रयास के बाद जब नहीं मानते हैं तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। फिर पार्टी का अगला कदम ये रहता है कि ये जीत गया तो जीतने के बाद मना करके अपनी पार्टी में ले लेंगे। तो पार्टी भी सारे पत्ते खोल के रखना चाहती है। जैसा कि आपने कहा कि अब पार्टी उतना सख्त दिखती नहीं, लगभग कमोवेश स्थिति कांग्रेस भाजपा दोनों में एक जैसी है। जब कहते हैं जो जीता तो सिकंदर, तो जो जीत जाएगा उसको वापस हम ले लेंगे कि तो हमारा ही आदमी था, थोड़े दिन के लिए चला गया था। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों की लगभग स्ट्रेटेजी एक जैसी है और एक ही तरह से ये सारा राजनीतिक बिछी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। किस तरह से देखती हैं नेहा जी आप, क्योंकि बीजेपी में भी अब मंजर यही है और ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों ही दलों में जो एस्पिरेंट्स हैं, आकांक्षी नेता हैं, उनकी संख्या राजनीति में बहुत बढ़ रही है। इससे जुड़े सवाल पर भी मैं आऊँगा। लेकिन अब किस तरह से बीजेपी अनुशासन के जोर की पार्टी मानी जाती है, लेकिन किस तरह से इस जो भीतरघात नाम का ये तत्व है जो बहुत ख़तरनाक है, इस पर बीजेपी का स्टैंड और सबके साथ मिलजुल कर मान मनोबल के साथ ही आगे बढ़ेगी पार्टी। शरद जी, देखिए, जब कोई राजनीतिक जीवन में होता है तो ये स्वाभाविक है कि उसकी अपेक्षा होती है कि पार्टी उसे टिकट दे और वो जनता की सेवा करने के लिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उतर कर आए। पर एक बार भारतीय जनता पार्टी में जब निर्णय हो जाता है तो वही कैडर बेस्ड कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करता है। और ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि आज की दिनांक में कोई भी ऐसा प्रत्याशी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बचा हो जिसने विड्रॉ नहीं किया हो नामांकन भरने के बाद में। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उसने अपनी इच्छा जरूर प्रकट की थी, पर जहां पर पार्टी ने निर्णय ले लिया है वो वापस से चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जिताने के लिए आगे निकल पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये भी बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो 365 दिन 24 घंटे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहता है। तो जिस कार्यकर्ता को पार्टी ने चुनकर वहां पर भेजा है उससे उपयुक्त शायद और कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता था। इस भाव के साथ उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरीके से पार्टी को विजयी बनाना है। हम देखते हैं कि कई बार जब जूते चप्पल चलने की, कुर्सियां फेंकने की और इस प्रकार की खबरें कांग्रेस पार्टी के यहाँ से आती हैं तो एक वो यूजुअल है, जब ये सब ना हो तो उसको खबर माना जाता है।
और भारतीय जनता पार्टी के अगर आप उसमें देखें, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी कहलाती है, आज भी हम उसी फॉर्मूले पे लगातार चल रहे हैं। आप देखिए एक लंबी फहरिस्त है, अगर ग्वालियर चंबल में देखें तो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार उनकी नाराजगी आ रही है, सोशल मीडिया की पोस्ट्स भरी हुई हैं। भोपाल में अगर यूथ कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से परसों ही पूरा कार्यालय का नक्शा बिगाड़ने का काम किया है वो भी हमारे सामने है। पर एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में आज दिनांक में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। संगीता जी, ये नेहा जी ने, आपकी जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने कहा कि शगुन की तरह होता है। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं जोड़ रहा हूँ कि आपके यहाँ जब तक कांच न तोड़ा जाए, कुर्सियाँ न फेंकी जाएं, तब तक बात मुकम्मल नहीं होती। इस बार हालांकि घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन हुई ज़रूर हैं। किस तरह देखती हैं आप और क्या कहेंगी आप? किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपकी पार्टी में? कहा यह जा रहा है, कमलनाथ जी ने कहा है, एनी हाउ किसी भी तरह मनाइए जिससे कोई सबटाज ना कर सके। जी देखिए शरद जी, हम लोग लगातार टीवी डिबेट्स में बोलते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो आज बस वही बात हुई कि इन्होंने पत्थर फेंका और अब मुझे रिपीट इन्हें पत्थर फेंकना पड़ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिसिप्लिन की पार्टी बता रही है नेहा जी, तो मैं इन्हें बताना चाहूँगी कि ये हद पार हो गई इस बार तो, कि केरोसिन का तेल डालकर देवास के इनके कार्यकर्ता ने इतना उधम मचाया और खुद की आत्महत्या करने चले थे। इंदौर की एक इनकी कार्यकर्ता जो पार्षद का टिकट मांग रही थी, वो पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां से कूदने का प्रयास कर रही थी, जैसे तैसे उन्हें मनाया। इसके बाद अब देखें कि इन्होंने जो कुख्यात बदमाशों, गुंडों, मवालियों को जो टिकट दिए थे, सट्टा सटोरियों को, उन्होंने तो ये हद पार कर दी कि भाजपा कार्यालय आकर उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। अब ये जो सारी इनकी और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं अब टीवी डिबेट्स के अंदर इतना सारा नहीं बता सकती हूँ, परंतु जहाँ तक बात है हमारी पार्टी की, तो हमने इस बार जो है विधायकों को जिम्मेदारी दी थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी दी थी, और हमने प्रदेश स्तर पर भी फ़ोन कॉल करके जो हमारे रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको मनाने का पूरा प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि कल तक सभी ने विड्रॉल कर लिया है, कुछ बचे हैं जो जिनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप देखेंगे हम उन्हें, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम बागी भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं, बस पार्टी से थोड़ा सा नाराज हैं, और उस नाराजगी को दूर करने के लिए हम लोग उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने अपने निवास पर कल बैठक की, और बैठक के उपरांत उन्होंने अपने पार्षद जो प्रत्याशी हैं, महापौर प्रत्याशी हैं, उनसे ये कहा है कि आपके ही साथी हैं, आपके ही साथ संघर्ष कर रहे हैं, आप जाइए और उन्हें मनाइए। आपको पैर छूना पड़े तो पैर छूइए, क्योंकि दूसरी पार्टी को इसका फ़ायदा होता है जब हमारी पार्टी में कोई विरोधी हमारा साथ नहीं देता है। तो आप साथ के लिए उनके घर तक जाइए, क्योंकि वो भी आपका ही घर है। तो बस ये बात उन्होंने कही है, और हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी को मनाने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि जब जब भी कहा जाता है, शरद जी आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, यदि कोई हराता है तो वो खुद ही आपस में लड़कर हारते हैं। तो हमारे यहाँ यही हुआ है। इस बार कमलनाथ जी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है कि आप लोग जाइए और कार्यकर्ताओं को वापस बनाइए और अपने साथ चुनाव प्रचार में डट कर लग जाइए और कांग्रेस का झंडा गाड़िए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 18 सालों से इनकी सरकार है, और नगरीय निकाय चुनाव में ऐसे हालात हैं, न पानी है, न सीवेज लाइन इनकी ठीक है, न नालियां सफाई हो रही है। आप देखिए बिजली, पानी, सड़क के गड्ढे, जो मुख्य समस्याएं नगरीय निकाय चुनाव की, वो समस्याएं लगातार बनी हुई है, और 17 सालों में भी उसे ठीक नहीं कर पाए। तो बड़े बड़े अभियान ले जाकर उन्हें बताना पड़ता है कि हम आपके साथ ही। क्यों इन्हें बुद्ध विजय संकल्प अभियान निकालना पड़ा? सिर्फ ये बयानों से, उससे बोलकर अगर जनता को मनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जनता ने इनसे कहा है जी। अभी कुछ जगह पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जनसंपर्क करने गए तो लोगों ने कहा है कि तेल का रेट जो था वो कितना हो गया है, आपने कितना महंगा कर दिया। कुछ उज्ज्वला योजना की महिलाओं ने कहा कि हम 300 रुपए में गैस सिलेंडर लिया करते थे, आज वो 1000 रुपए में हम क्यों ले रहे हैं? तो नगरीय निकाय में भाजपा के हालात बहुत खराब हैं, और रिजल्ट जरूर आपको बताएगा कि क्या स्थिति है। आप क्या जोड़ेंगे इसमें नेहा जी? देखिए शरद जी, आज जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, आप शाहगंज को देखिए, आप दतिया को देखिए, आप सागर को देखिए, अन्य जगहों पर देखिए, कांग्रेस में नेता और नीति ना होने की वजह से जो भी उनके कार्यकर्ता हैं वो पूर्व में ही सरेंडर कर रहे हैं, जो इनके प्रत्याशी हैं वो पूर्व में सरेंडर कर रहे हैं, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। जहां तक संगीता जी मुद्दों की बात कर रही थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा विषय सामने रखा, और मुझे ये ध्यान में आया
कि जिस मध्य प्रदेश में 1000 पे 913 बच्चियां हुआ करती थी, आज वो मध्य प्रदेश का कल का डेटा है कि यहाँ पर 1000 पर 970 बच्चियां हो गई हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियों को स्कॉलरशिप, या जिस तरीके से आज बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक के लिए संबल योजना शिवराज जी लेकर आए हैं, आज उसमें घर का सपना पूरा हो रहा है। पानी जिस शिप्रा के लिए, जिस नर्मदा जी से जल लाने पर ये उपहास उड़ाया करते थे, आज वो नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है। आज सड़कों को आप देखेंगे तो भोपाल से इंदौर चले जाइए, भोपाल से जबलपुर का रूट देख लीजिए, या इटारसी से होते हुए आया बैतूल आप आगे जाइए, और इनके क्षेत्र छिंदवाड़ा में भी देखिए जहां यहां से जो सड़क बिछी हुई है। तो ये जाल दिखाता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कार्य किया गया है। और वो समय भी हमने देखा है जब बंटाधार का एक समय हुआ करता था, ना बिजली होती थी, जहां सड़क खत्म होती थी तो जनता को पता चलता था कि मध्य प्रदेश की शुरुआत हो गई है। लालटेन का युग मध्य प्रदेश में अगर खत्म करने का काम किसी ने किया तो माननीय शिवराज जी ने किया है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट एजेंडे को, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में लगातार बनी रहेगी। चलिए आगे मैं आप दोनों से बात करूंगा, क्योंकि था से हम निकल कर क्या करेंगे आप लोग, इस पर हम आएंगे कि आपका नया जो शहरों के लिए ख़ास तौर पर प्लान है वो क्या है। लेकिन एक थोड़ा अलग सा सवाल जय जी की तरफ, और इसमें आप दोनों भी कुछ जोड़ना चाहें। जय जी, हमने दोनों ही पार्टियों में, ख़ास तौर से हमने बीजेपी में निश्चित तौर पर रूलिंग पार्टी को ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, और बीजेपी जिस तेज़ी से आगे बढ़ी है बीते एक दशक में पूरे देश में, तो बीजेपी में आकांक्षी युवा नेताओं का भी, मिडिल एज्ड का भी, और जो पुराने नेता हैं वो अपनी जगह हैं ही, कद्दावर नेता जो हैं। क्या आपको लगता है कि अब राजनीति में भी एक व्यवस्था, जिस तरह से आप कहते हैं कि चाहे हम सरकारीकरण में देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में देखते हैं, कुछ नॉर्म्स की ज़रूरत है। कई बड़े प्रश्न उठे हैं कि 4 बार 5 बार वाले को क्यों दिया जाए टिकट, फिर ये भी बात है नेता पुत्रों को क्यों ना दिया जाए, क्या दिया जाए या न दिया जाए। और फिर दूसरा, ऐसे भी लोग हैं, 2 हमारे साथ पढ़े लिखे युवा नेता हैं कि जो सब कुछ, क्योंकि राजनीति फुल टाइम है, आप अगर बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, MBA हैं, तो आप सब छोड़कर राजनीति में आते हैं, लेकिन यहाँ आर्थिक सुरक्षा नहीं है। तो हर व्यक्ति अब चाहता है कि मौका उसको जल्दी मिले, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो या सांसद का हो। एक मजबूत नियम बनाने की जरूरत है क्या राजनीतिक दलों को? जी शरद जी, ये बात सही है कि आचार संहिता की बात होती है या पार्टी अपनी लाइन की बात करती है, और जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तब कहीं ना कहीं फिर किंतु परंतु आकर के कुछ ऐसे पेंच आ जाते हैं जिसको लेकर के फिर वापस कार्यकर्ताओं में आक्रोश होता है कि आपने यहाँ पर ऐसा कर दिया, यहाँ नियम तोड़ दिया। तो कहीं पर आपका नियम शिथिल हो जाता है, कहाँ पर वो हो जाता है। रहा सवाल, ये बात सही है कि राजनीति में फुल टाइम जॉब है, पैसा नहीं है, ऑफिशियली पैसा नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली ये किसी से छुपा नहीं है कि जो घर का सबसे बेरोजगार टाइप का लड़का होता है वो राजनीति में आता है और वह उसके कमाऊ पूछ से कहीं आगे निकल जाता है। मैं किसी एक पार्टी पर आक्षेप या किसी व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है कि वो कब घर का नालायक बेटा सबसे बड़ा कमाऊ पूत हो जाता है और उसी की वजह से परिवार की पहचान। तो राजनीति एक अलग तरह का एक जुआ हो गई है, कब इसका दांव लग जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू सिस्टम है हमने ऊपर से सीखा है। किस तरह से वो एक मोहल्ले का कार्यकर्ता जब देखता है कि वो किसी को विधायक बनाता है, किसी को सांसद बनाता है, उसकी 2 साल 5 साल में कितनी संपत्ति बढ़ती है और किस तरह का वो तेजी से आर्थिक रूप से संपन्नता पाता है। तो यह एक राजनीति का जो पहले सेवा भाव हुआ करता था वो कहाँ बचा। तो यही स्थिति पार्षदों की है। जितने पार्षद बनते हैं वो अंततः ठेकेदार बन जाते हैं और वही सारा काम होने लगता है। और लगभग मैं, चूंकि ये समाज की ही पूरी स्थिति ऐसी है, और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों जगह इसी समाज से ही लोग आते हैं। तो अब लोगों को 1 नंबर 2 नंबर की कमाई से कोई वो डिफरेंशिएट नहीं करते। पैसा चाहे कहाँ से आए, किसी भी तरीके से आए, उन्हें एक मौका मिलता है और फिर वो सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो और रहा सवाल, अभी जैसे मैं बातचीत सुन रहा था बागियों की स्थिति, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस चूंकि लंबे समय सत्ता में रही है तो आज वहाँ पे वो परिपक्वता आ गई है कि वो स्थिति को स्वीकार करते हैं कि हाँ कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए चूंकि अनुशासन
वाली पार्टी मानी जाती है, वहां पर भी अब ये बगावत के सुर देखने और सुनने को मिल रहे हैं। तो पार्टी अभी स्वीकार करने के लिए उतना बड़ा मन नहीं कर पाई जितना कांग्रेस स्वीकार करती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जहां भी आप सत्ता में रहते हैं तो वहां आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं और वहां सरपुटवल भी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी को हमको व्यवहारिक रूप से जो प्रैक्टिकली है उसको स्वीकारना पड़ेगा और उसी आधार पर आपको अपनी रणनीति और वो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जय जी ने जो दिया है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि राजनीति में ऐसे भी कई चेहरे हैं जो आज भी मूल्य परक राजनीति को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसकी भारी कीमत भी चुकाते हैं। और इसमें समाज का वो तबका ज़्यादा सफ़रर होता है जो कहीं ना कहीं एक अच्छी डिग्री और अच्छे वैल्यू सिस्टम के साथ राजनीति में आता है। तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे नॉर्म्स तो होने चाहिए कि चाहे वो नेहा बग्गा हों या फिर संगीता शर्मा हों, क्या वो सिर्फ टेलीविज़न डिबेट्स में ही बैठे रहेंगे या इससे उनके लिए एक चैनल है, वो चैनल कब होगा? क्योंकि वहाँ आप एक हार्डकोर सिस्टम से लड़ते हैं कि आप किस बड़े नेता के समर्थक हैं, नहीं हैं, फिर टिकट काटने की एक बड़ी लड़ाई है। अगर इसकी एक नियम प्रक्रिया हो कि 20 से 35 साल के युवाओं के लिए ये प्रक्रिया, ये नियम है, 35 से 40 वालों के लिए ये नियम है, और इसमें ये तमाम चीज़ें भी देखी जाएं कि आपका पिछला बैकड्रॉप क्या है, कितनी बार आप किसी पद पर रहे हैं कि नहीं रहे, लेकिन इस पर कभी और बात करेंगे। संगीता जी, मैं फिर आता हूँ उसी मुद्दे पर। क्या अब आपके मुद्दे राजनीति में नगरीय निकाय चुनाव में होंगे? क्योंकि शहरों की एक संकल्पना, अब एक बड़ा ट्रेंड हमने आप दोनों पार्टियों में ये भी देखा है कि आप अब इन चुनाव में भी अपना एक मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र लेकर आते हैं। तो क्या नगरीय निकाय के इस चुनाव में खासतौर से नगर निगमों के लिए कोई आपका मैनिफेस्टो आने वाला है? जी बिल्कुल शरद जी, हमारा वचन पत्र आने वाला है और मुझे लगता है भोपाल का वचन पत्र कल तक ही आ जाएगा। तो हमारे अभी इस बार जिला स्तर पर हमने वचन पत्र बनाए हैं और वचन पत्र अलग अलग नगरीय निकाय के अलग अलग हैं क्योंकि हर निकाय के अलग मुद्दे हैं और मुद्दों के आधार पर हमारे वचन पत्र तैयार हो रहे हैं और जल्द ही उनको जारी किया जाएगा। और उसके अलावा हमने उन मुद्दों को विशेष रूप से लिया गया है जो मध्य प्रदेश की 17 सालों की सरकार है, उनके जन विरोधी जो मुद्दे हैं, लगातार जनता के बीच जाते हैं और जनता के कार्य नहीं हो रहे हैं, उनको हम देखते हुए हमने उन मुद्दों को प्राथमिकता दी है उसमें, और हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी बताती है, उनकी अभी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो नगरीय निकाय का चुनाव होगा ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह पर होगा। इनके एक नेता कहते हैं कि 8 साल की उपलब्धि और 17 सालों की उपलब्धि पर होगा, परंतु हम इतना ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव का मुद्दा बदले और हम जनता को वापस नगरीय निकाय चुनाव तक लेकर जा रहे हैं और उनके अहम मुद्दे जो हैं उस पर हम बात करेंगे, जैसे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और यही हमारे वचन पत्र में तैयार हो रहा है। और माननीय कमलनाथ जी ने एक अभियान भी शुरू किया है, आपका कमलनाथ आपके साथ, जन जन का मन आपके शहर के साथ। तो हमने ये जो अभियान शुरू किया है इसकी भी कल शुरुआत हो जाएगी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। वो पूरे प्रदेश स्तर पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके शहर की समस्याओं को देखेंगे और उन समस्याओं को हमारे वचन पत्र में शामिल करेंगे। तो आपके 16 नगर निगमों के लिए 16 घोषणा पत्र होंगे? जी बिल्कुल। चलिए, ये एक रणनीतिक दृष्टि से एक अच्छी पहल दिखती है। नेहा जी, आपके भी घोषणा पत्र अलग अलग होंगे या आपका एक टोटल आपका क्या प्लान है, किस तरह से मुद्दे आप रखेंगे? शरद जी, सबसे पहले तो संगीता जी ने जैसे ही वचन पत्र की बात कही तो मुझे लगता है कि जनता के दिमाग में, दिल में करंट सा दौड़ गया होगा। उन्हें याद आया होगा वो वचन पत्र जो 15 महीने के लिए आया था, जिसमें 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, एक युवा को नहीं खड़ा कर पाए। उन्हें याद आया होगा जनता को 2 लाख रुपए जो राहुल गांधी जी 10 तक की गिनती गिन के गए थे कि किसानों का कर्ज माफ हो गया होगा। जनता को वो वचन पत्र याद आया होगा जिसमें कमलनाथ जी ने कहा था कि बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। जनता को वो वचन पत्र याद आया होगा जिसमें कमलनाथ जी ने कहा था कि 51,000 बेटियों के विवाह निकाह में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वचन पत्र का जहां जहां पर जिक्र होगा और कांग्रेस पार्टी करेगी तो मुझे लगता है कि आधा काम तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी कर देगी। अब जहां तक है मैनिफेस्टो की बात, निश्चित तौर पर सभी शहरों के हिसाब से उनका अलग अलग मैनिफेस्टो आएगा, क्या कार्य हमने किए हैं, क्या डेवलपमेंट, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसको आगे किस तरीके से लेकर जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी
जनता के बीच में लेके जाएगी। और जनता के बीच में शरद जी एक बात बहुत ये स्पष्टता के साथ उनके साथ में है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की थी, आज हर दूसरा तीसरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई हुई योजनाओं का कहीं ना कहीं पर लाभ उठा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि ए से जेड तक अगर हम कांग्रेस के घोटालों को देख सकते हैं तो ए से जेड तक भारतीय जनता पार्टी के विकास बहुत के कम मामले वक्त है संगीता जी मेरे पास, बिल्कुल जी वक्त 30 कम है, सेकंड में परंतु जी। मैं नेहा जी को बता देना चाहूंगी कि 22,000 घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी ने की है जो जनता के बीच में झूठी साबित हुई है, आज तक उसे पूरा नहीं कर पाए और इनके पास जानकारी भी अधूरी है। ये 28,000 रुपए देते कन्या विवाह योजना में, जिसे कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए किया है। मैं तो केवल इनसे इतना जानना चाहती हूँ कि 15 महीने की गवर्नमेंट के बाद 2 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए, 2 साल में आपने कितनी महंगाई कम कर दी? क्या खाने का तेल कम कर दिया? क्या पेट्रोल डीजल कम कर दिया? क्या महंगाई आपने जल्दी कम से कर बता दी? दीजिए, फिर आप मैं वाइंड अप बताइए कि करता हूं। झूठी जो घोषणाएं संगीता जी करके के कहां सवाल तक जनता है, के उसका बीच में जवाब आप तो जाएंगे? जनता देगी। आप तो मुझे 2 साल की पूर्व आपकी में भी उपलब्धि बता 28 दीजिए। के और जहां तक उपचुनाव आप किसानों में की और बात 4 कर रही थी तो उपचुनाव मैं में बताना जनता ने चाहूंगी इसका जवाब कि दिया। 27 लाख चलाइए किसानों का संगीता जी, कर्ज डिबेट माफ तो हुआ समझो है तो ये और अच्छी आप लगती ही है। की सरकार ने उसे संगीता जी, स्वीकार किया है। डिबेट तो समझो मतलब कि तो अगर ये अच्छी वचन लगती पत्रिका है। एक भी शब्द झूठा हो चिल्ला रहे हैं तो आप। शिवराज सिंह चौहान जी की झूठी देखिए, घोषणाओं को सत्य आप जो झूठे होता है ना, उसमें सच्चे चीखने चैनल की पर झूठी आवश्यकता घोषणाओं नहीं को पड़ती। बताएंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं देखिए, करेगा। झूठ तेज ये बोलने से भाजपा बार-बार के बोलने लोग से एक सच बात नहीं तो होता। आप झूठ बोलकर और कहां आपका तक जो जनता वचन को पत्र बहलाएंगे? है, उसको आपने 28 27 लाख उपचुनाव में और किसानों का 4 कर्ज उपचुनाव में कमलनाथ जी ने जनता माफ ने किया उसका और जवाब उस दिया माफ है। कर्जे को आपकी सरकार ने जी, विधानसभा सत्य पे को स्वीकार सीखने की किया। आवश्यकता उसके कहाँ बाद है? एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर आप झूठ बोल रही अरे है। संगीता आपको जी। 51,000 की चलिए जानकारी चलिए नहीं है चलिए क्या कन्या चलिए विवाह चलिए योजना बहुत की? बहुत शुक्रिया, मुझे लगता बहुत है शुक्रिया कि संगीता जी, जनता झूठ बोलकर बहुत आप शुक्रिया फिर से नेहा चुनाव जी नहीं और जीत बहुत सकते। शुक्रिया जय जी। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर अब चुनाव में डिबेट का जो ये आखिरी लम्हा था जहां हमारे दोनों ही प्रतिभागियों ने अपनी बात को कुछ अलग अंदाज में कहने की कोशिश की, उससे ये आपको झलक ज़रूर मिलती है कि चुनाव अब ज़ोर पकड़ रहा है और अब ये उस लेवल पे जा रहा है जहां एक दूसरे पर तीखे वार प्रतिवार का दौर भी शुरू होगा। हालांकि मध्य प्रदेश अपनी शालीनता के लिए पहचाना जाता है, तो तैयार हो जाइए इसके लिए भी। लेकिन निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल, 2 ही दल हैं, बेहतर तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। सफलता उन्हीं के पैर चूमेगी। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास 20 जुलाई के पहले नतीजे होंगे और पता चलेगा कि कौन है सिकंदर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जीत का फंडा, आदिवासी एजेंडा। नमस्कार।